हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विदकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम अर्थात राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को देखेंगे। और यह अधिनियम जो है यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पीसीएसजी की जो परीक्षा है राजस्थान की, यहाँ पर इसको जो है सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको राजस्थान पीसीएसजी से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं, जो लोकल हों चाहे मेजर हों या माइनर हों, सबके वीडियो आपको मिल जाएंगे फ्री के लिए। बेहद ही अ, अच्छे तरीके से उसको तैयार किया गया है और आप उसको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम को, और यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रश्न है वह किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 इसको राष्ट्रपति की अनुमति कब जो है प्राप्त हुई है। तो इस अधिनियम को जो अनुमति है वह कब प्राप्त हुई है, तो इसके संदर्भ में जो तीसरा विकल्प है 25 फरवरी 2003 को यह अधिनियम को अनुमति प्रदान की गई और यह बनकर के पूरी तरीके से तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम का प्रसार प्रथमतः ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में होगा। तो नगर पालिका है तो नगर पालिका क्षेत्र में होगा। तो इसका प्रसार या इसका जो प्रवर्तन है यह कहाँ होगा, और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह इस अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें जो है आप देखेंगे 3 खंड बताया गया है। पहले खंड के अंतर्गत यह बताया गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा। दूसरा है इसका जो प्रसार है या इसका जो विस्तार है वह कहाँ पर होगा। तो इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम इसका प्रसार कहाँ होगा। तो दूसरे खंड के अंतर्गत बताया गया है कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्र में जिनमें राज्य में के जिला मुख्यालय हैं और उसके बाद अन्य नगर पालिका क्षेत्र में इसका जो विस्तार है वह होगा। तो जिन क्षेत्र में जिला मुख्यालय है सबसे पहले वहां पर लागू होगा, उसके बाद ही जो है इसको अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सुख सुविधाएं के अंतर्गत क्या आता है। धारा 2 को जो देखेंगे तो धारा 2 में जो है परिभाषाएं दी गई हैं। तो इसकी पहली परिभाषाएं हैं सुख सुविधाएं। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे जल और विद्युत का प्रदाय आता है, आवागमन के रास्ते, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता सेवाएं, ये सभी चीजें जो है वह सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं, सुख सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। चूंकि किराया नियंत्रण है तो आप जानते हैं कि किराया नियंत्रण के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा जब अपना घर किराए पर दिया जाता है तो वहां पर जब किराए पर दे रहे हैं तो घर के साथ साथ और कौन सी सुख सुविधाएं जो है वो किराए पर दी जाती, किराए पर जो मकान है उसके साथ साथ वो प्रदान की जाती हैं। इन सब चीजों का यहाँ पर उल्लेख है। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं और इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, तो धारा 2 खंड ए के अंतर्गत परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, परिसर से क्या तात्पर्य है। तो परिसर से तात्पर्य क्या है, इसको देखेंगे तो इसकी भी परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत ही मिलती है। तो ऐसी कोई भूमि जो कृषि उपयोग के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है, अर्थात कृषि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग के लिए कोई जो भूमि है वह इस अधिनियम के पर्पज से परिसर कहलाएगा। दूसरा है ऐसा कोई भवन है, भवन का कोई भाग है जो निवास के रूप में उपयोग किया जाता है, वह परिसर के रूप में उसको भी समझा जाएगा, परिसर की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तीसरा है कि कमर्शियल पर्पज या वाणिज्यिक उपयोग या अन्य प्रयोजन के लिए जो किराए पर दिया गया हो या किराए पर दिए जाने के लिए आश्रित हो, यह तीनों ही बातें जो है वह परिसर के अंतर्गत आएंगी आपके राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक से किस आयु का नागरिक अभिप्रेत है। तो वरिष्ठ नागरिक जो है किसको कहेंगे, तो इसकी जो परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि वरिष्ठ नागरिक ऐसा व्यक्ति है जो 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर लिया हो। तो सामान्य जगहों पर आप देखेंगे कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहेंगे, तो जो 60 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने जो है 60 वर्ष 65 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है हम इसको देखेंगे। तो किराया अधिकरण, तो किराया अधिकरण का जो बारे में प्रावधान है यह धारा 2(6) के अंतर्गत दिया गया है। उसके बाद आता है अपील किराया अधिकरण, तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है यह भी धारा 2 के अंतर्गत ही दिया गया है। तो 2(ख) के अंतर्गत दिया गया है। और किराया प्राधिकारी, इसके संदर्भ में प्रावधान कहाँ है तो इसको देखेंगे
तो किराया प्राधिकारी के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 2 क अर्थात FA के अंतर्गत दिया गया है। और किराएदार के संदर्भ में जो प्रावधान है इसको देखेंगे, यह धारा 2 में नहीं दिया गया है बल्कि धारा जो 2 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 2 खंड ज के अंतर्गत आपको वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा मिलती है, सीनियर सिटीजन की। अगला प्रश्न है, यह भी सुमेलित करने के लिए, तो वरिष्ठ नागरिक के बारे में जो प्रावधान है या इसकी परिभाषा है यह धारा 2 के अंतर्गत दी गई है और ऐसा व्यक्ति 65 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए। परिसर की जो परिभाषा है, तो परिसर की परिभाषा 2 के अंतर्गत, तो च जो है इससे तात्पर्य F है, इसमें दी गई है। इसके बाद देखेंगे पट्टा, तो पट्टा शब्द की परिभाषा 2 घ या डी के अंतर्गत दी गई है। और भूस्वामी की परिभाषा यह 2A के अंतर्गत नहीं दी गई है बल्कि 2C के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है या असत्य है? तो पहला है, देखेंगे कि छत का ऊपरी भाग किसी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग होगा। यह कथन असत्य पूछा गया है हमसे, तो यही कथन जो है यह सत्य नहीं है, अर्थात असत्य है कि छत का जो ऊपरी भाग है वह किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग नहीं समझा जाता है। तो धारा 2F को देखेंगे, तो 2F या 2 च जो परिसर को परिभाषित करता है, तो इसी के अंतर्गत यह जो है प्रावधान जोड़ दिया गया है कि जो किराएदारी का जो मकान है या स्थान है उसके अंतर्गत वहां का जो छत है वह नहीं आता है। इसके अलावा परिसर के भवन या भाग से अनुलग्न कोई उद्यान है, भूमि, गोदाम, गैरेज, उपगृह, यह परिसर के अंतर्गत ही शामिल हैं। भवन या भाग में उपयोग के लिए भूस्वामी के द्वारा दिया गया कोई फर्नीचर है, यह भी उसी परिसर के अंतर्गत शामिल है। होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रय, सराय, बासा, छात्रावास या कोई कमरा या अन्य, ये सब चीजें जो है यह वास सुविधा परिसर में जो है यह शामिल नहीं है। तो यहाँ पर असत्य कथन जो है पहला ही है। अगला प्रश्न है, किराएदार से क्या अभिप्रेत है? तो किराएदार से यहाँ पर देखेंगे कि क्या अभिप्रेत है, तो किराएदार की जो परिभाषा है 2I के अंतर्गत दी गई है, 2I। और हिंदी में अगर देखेंगे तो 2 खंड झ के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो किराएदार से क्या तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके लेखे या जिसकी ओर से किसी परिसर के लिए उसके भूस्वामी को किराया अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के न होने पर संदेह है। अर्थात किराएदार ऐसा व्यक्ति है जो कि जो मकान है उसका किराया जो है या परिसर के भूस्वामी को या भूस्वामी के द्वारा अभिव्यक्त रूप से किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो है वह क्या होता है? किराएदार होता है। तो यह पहला विकल्प सही है। दूसरा है कि वह व्यक्ति जो अपनी किराएदारी की समाप्ति के बाद भी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित बेदखली के किसी आदेश या डिक्री से अन्यथा वह अपना कब्जा बनाए रखता है, वह भी किराएदार ही समझा जाता है। तीसरा खंड है इसके अंतर्गत, किराएदार की मृत्यु के बाद उसका उत्तरजीवी पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, माता पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के सदस्य के रूप में जो है साधारणतया निवास कर रहे थे, यह सभी व्यक्ति क्या होंगे? किराएदार समझे जाएंगे। और किराएदार की परिभाषा आपने देखा कहाँ दी गई है? धारा 2I के अंतर्गत दी गई है। अगला प्रश्न है, अधिकरण की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जो है 2I के अंतर्गत दी गई है। I नहीं है बल्कि J है, ये 2 खंड J के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई है। तो इसकी परिभाषा जो है देखेंगे कि अधिकरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर अधिकरण से जो परिभाषा बताई गई है उस परिभाषा के अनुसार किराया अपील किराया अधिकरण या यथास्थिति जो किराया अधिकरण है उसे ही इस अधिनियम के अंतर्गत केवल अधिकरण के रूप में जो है उसका शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 के अध्याय 2 और अध्याय 3 में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित में से किसको लागू नहीं होगी? तो यहाँ पर देखेंगे कि अध्याय 2 और अध्याय 3 में निर्दिष्ट कोई बात किसको लागू नहीं होगी। तो पहला यह है कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी
या उनके द्वारा अगर कोई किराए पर मकान लिया गया है या दिया गया है, तो उनके ऊपर यहाँ पर अध्याय 2 और अध्याय 3 का जो प्रावधान है वह लागू नहीं होगा। इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आपको धारा 3 के अंतर्गत मिलता है। दूसरा है कि कंपनी अधिनियम की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी के मामले में अगर कोई परिसर जो है लिया जाता है किराए पर, तो उस पर भी इसके अध्याय 2 और 3 का कोई प्रभाव नहीं होगा। तीसरा है किसी केंद्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम के द्वारा गठित किसी भी निगमित निकाय के या उसके द्वारा किराए पर दिए गए किन्हीं परिसरों को भी यहाँ पर अध्याय 2 और अध्याय 3 के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि इन सभी पर भी इसके प्रावधान नहीं लागू होंगे। प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 3 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है किराए का तय किए रूप में होना किस धारा में प्रावधानित है? अर्थात किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो किराया है वह जिस प्रकार से उसको तय किया गया है किराएदार और मकान मालिक के बीच में उसी के अनुरूप होगा। तो यह प्रावधान जो है धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रत्येक किराएदार जिस मास का किराया संदेह है उसके अगले माह के किस दिन तक किराया संदेह कर देगा? मान लीजिए वह जनवरी में रहना शुरू किया है, तो जनवरी का किराया वह अधिकतम 15 फरवरी तक उसको दे देगा। तो यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 5 का जो पहला खंड है उसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगले मास के 15वें दिन तक वह जो किराया है वह संदत्त कर देगा। अगला प्रश्न है कि कोई किराएदार निम्नलिखित में से किस रीति से किराए का संदाय कर सकेगा? अब देखिए कोई किराया है उसको किराएदार के द्वारा कैसे दिया जाएगा, कैसे प्रदान किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत रूप से, नगद, चेक द्वारा, बैंक ड्राफ्ट द्वारा, इन माध्यमों से उसको दिया जा सकता है। उसके अलावा उसके बैंक खाते में डाल दिया जा सकता है। अगर भूस्वामी के द्वारा अपना बैंक खाता किराएदार को बताया गया है तो बैंक खाते के माध्यम से भी किराया भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ पोस्ट से भी अर्थात डाक के माध्यम से भी इसको भेजा जा सकता है। तो इन सभी तरीकों से यह जो किराया है वह दिया जा सकता है और धारा 5 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन इसमें कौन सा है? तो प्रत्येक किराएदार जिस मास का किराया संदेह है उसके अगले मास के 15वें दिन तक किराया संदत्त कर देगा। यह बात बिल्कुल सही है। धारा 5 के पहले खंड के अंतर्गत इसको बताया गया है। दूसरा है कि प्रत्येक किराएदार संदत्त रकम की भूस्वामी से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद अभिप्राप्त करने का हकदार होगा। तो यह बात भी सही है। अगर वह किराया देता है तो किराया उसने ले लिया, प्राप्त किया, इस बात की वह रसीद जो भूस्वामी है रसीद भी देगा और रसीद पाने का किराएदार हकदार है। तीसरा है कि भूस्वामी किराएदार को उसी नगर पालिका क्षेत्र में का अपना बैंक अकाउंट संख्या और बैंक का नाम किराए के करार में या रसीदी रजिस्ट्री डाक के द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा। तो यह यहाँ पर सभी जो कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न है भूस्वामी की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो भूस्वामी की परिभाषा आपने देखा यह दी गई है धारा 2C के अंतर्गत या 2 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो किराएदार के द्वारा किराए के संदाय के संदर्भ में प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है असत्य कथन चुनिए। तो प्रत्येक किराएदार प्रत्येक माह का किराया कभी भी मास के भीतर दे सकता है। तो यही कथन सही नहीं है क्योंकि कभी भी नहीं दे सकता, बल्कि वह अगले मास की अधिकतम 15 तारीख तक ही उसको प्रदान कर देगा, उसके बाद नहीं। दूसरा है कि किराए का संदाय किराएदार नगद कर सकेगा। तो यह कर सकेगा यह बात तो बिल्कुल सही है। तीसरा है कि किराएदार भूस्वामी को या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को भी किराए का संदाय कर सकता है। तो यह बात भी सही है, जो चाहे वह भूस्वामी को करे या भूस्वामी के द्वारा अगर कोई व्यक्ति प्राधिकृत किया गया है तो उसको भी किराए का संदाय किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमसे असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो पहला जो कथन है यही सही नहीं है, अर्थात यह असत्य है। अगला प्रश्न है विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो किराए का रिवीजन इसके संदर्भ में प्रावधान है आपको 2 धाराओं के अंतर्गत मिलता है, धारा 6 से लेकर के धारा 7 के अंतर्गत। और अध्याय की बात करें तो यही है अध्याय 2, जो कि आपने धारा 3 के अंतर्गत पढ़ा था कि अध्याय 2 और अध्याय 3 जो है वह कुछ मामलों में नहीं लागू होंगे। जैसे कि अगर परिसर मान लीजिए केंद्र सरकार ने किराए पर लिया है या किसी सरकारी कंपनी ने किराए पर लिया है या राज्य का जो है देवस्थान
विभाग के द्वारा किराए पर लिया गया है, तो वहां पर जो है अध्याय 2 के प्रावधान नहीं लागू होंगे। तो अध्याय 2 के अंतर्गत किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो किराए के रिवीजन के बारे में, पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। और प्रश्न हमारा आते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? यह दिया गया है धारा 6 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि जहां परिसर 1 जनवरी 1950 के पूर्व किराए पर दिए गए हों, वहां किराया कितने % की दर से बढ़ाया जा सकता है? तो किराया जो है जब भी बढ़ाया जाएगा, चाहे वह 1 जनवरी 1950 के पहले किराए पर दिया गया हो या उसके बाद दिया गया हो, हमेशा किराया जो है अधिकतम 5% प्रतिवर्ष की दर से ही बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, नई किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 6 के अंतर्गत जो विद्यमान किराएदारी है, अर्थात वर्तमान में किराएदारी चल रही है, उसके संबंध में किराए का रिवीजन होता है धारा 6 के तहत। और जो नई किराएदारी है उसके संबंध में किराएदार का जो किराएदारी का या किराए का पुनरीक्षण होता है, वो होता है धारा 7 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार शून्य होगा? तो अगर कोई भी करार ऐसा किया जाता है जो कि 5% से अधिक की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी की जानी है, अर्थात जो किराएदार और मकान मालिक हैं वह यह करार करते हैं कि इस साल का जो किराया है, मान लीजिए 10,000 रुपये है, तो अगली साल इसको बढ़ा करके हम 11,000 कर देंगे, यह करार होता है। तो ऐसा अगर करार होता है तो वह करार शून्य होगा, क्योंकि वह 5% से अधिक की बढ़ोतरी की जा रही है। तो यही बात बताई गई है धारा 7 के अंतर्गत। 7 का जो दूसरा खंड पढ़ेंगे तो इसी में है, 5 वर्ष प्रतिवर्ष से अधिक किराए की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक शून्य होगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो पहला विकल्प है, किसी प्रतिकूल करार के अभाव में इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किराए पर दिए गए परिसरों का किराया 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जा सकता है। यह बात सही है। दूसरा है कि किराए की बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के बाद किराए में समाविष्ट कर दी जाएगी, यह भी कथन सही है। तीसरा है कि किराया किराएदारी रहने तक आगे उसी दर से और बढ़ाए जाने का और उसी रीति में समाविष्ट किए जाने का दायी होगा। तो यहाँ पर सभी जो बातें हैं वह सत्य हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो पहला देखेंगे कि नई किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। तो नई किराएदारी के संदर्भ में किराए का पुनरीक्षण, इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 5 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि इसके बारे में प्रावधान धारा 7 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर यही पहला जो है यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे धारा 5 के अंतर्गत प्रावधान क्या है कि इसमें दिया गया है, किराएदार के द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। तो यहाँ पर तीसरा है, ये सही है। पट्टा के बारे में प्रावधान जो है या इसकी परिभाषा कह सकते हैं, यह कहाँ बताई गई है? तो धारा 2 घ के अंतर्गत पट्टा की परिभाषा दी गई है। और विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण धारा 6 के अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर बी सी डी ये तीनों सुमेलित हैं, लेकिन पहला ही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। अर्थात यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो पहला है कि विकल्प की पुनरीक्षित किराया अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और किराएदार के बीच तय हुई तारीख से संदेह होगा। यह कथन बिल्कुल सही है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलता है आपको धारा 6 के अंतर्गत। धारा 6 का जो खंड 4 है, इसी में दिया गया है कि पुनरीक्षित किराया जो है वह अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात भूस्वामी और किराएदार के बीच जो तय हुई तारीख है उसी पर देय होगा। दूसरा है कि पर निर्धारित किराया इस अधिनियम के प्रारंभ के वर्ष से प्रत्येक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात 5 वर्ष प्रतिवर्ष की दर से पुनः बढ़ाए जाने और संदर्भित किए जाने का जो दायी है वह किराएदार होगा। तीसरा है कि किराए में बढ़ोतरी की रकम किराए में समाविष्ट की जाएगी। यह सभी कथन सही हैं। और किराए में समाविष्ट कब की जाएगी? तो इसको ध्यान रखिए 10 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर जो सभी कथन है वह सत्य हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो पहला विकल्प है 5% प्रतिवर्ष से अधिक की किराया की बढ़ोतरी का कोई भी करार उस सीमा तक अशून्य होगा। तो अशून्य नहीं होगा, बल्कि यह शून्य होगा। यही पहला ही विकल्प जो है असत्य है। इसके अलावा पर निर्धारित की गई किराए की रकम अधिनियम के प्रारंभ होने के वर्ष तक
5% की दरों से बढ़ाया जाएगा। किराए में बढ़ोतरी की रकम 10 वर्ष के पश्चात उसमें समाविष्ट कर दी जाएगी। तो दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन पहला विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सीमित कालावधि की किराएदारी का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें बताया गया है कि कोई भूस्वामी परिसर को निवासी प्रयोजन के लिए 3 वर्ष से अनधिक अर्थात 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ऐसी सीमित कालावधि के लिए उसको किराए पर दे सकता है। अगला प्रश्न है कि कोई भूस्वामी परिसरों को निवासी प्रयोजनों के लिए कितने वर्ष से अनधिक की सीमित कालावधि के लिए उसको किराए पर दे सकता है? आपने धारा 8 को देखा और धारा 8 के अंतर्गत जो यह टाइम बताया गया है वह 3 वर्ष है, 3 वर्ष से अधिक नहीं। अगला प्रश्न है, सीमित कालावधि की किराएदारी की अनुज्ञा के लिए तथा कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र देने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष एक संयुक्त अर्जी कौन प्रस्तुत कर सकेंगे? तो सीमित कालावधि के लिए यहाँ पर जब कोई किराएदारी का प्रारंभ किया जाना है और उस किराएदारी के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, तो प्रमाण पत्र पाने के लिए यहाँ पर जो किराएदार हैं और भूस्वामी है, यह दोनों ही ये क्या करेंगे कि एक संयुक्त जो है प्रमाण पत्र पाने के लिए किराया अधिकरण के समक्ष आवेदन करते हैं। तो किसके समक्ष करेंगे? किराया अधिकरण के समक्ष आवेदन करेंगे। कौन कौन? तो भूस्वामी और जो प्रस्तावित किराएदार हैं, यह दोनों ही इस प्रकार बात के लिए आवेदन करेंगे कि हम आप प्रमाण पत्र दीजिए ताकि हम अपना जो मकान है वह इनको किराए पर दे सकें। अगला प्रश्न है कि सीमित कालावधि के किराएदारी के परिसरों के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र में उल्लिखित कालावधि के अवसान पर निष्पादनीय प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? तो यहाँ पर कौन जारी करेगा? तो किराया अधिकरण ये जो है प्रमाण पत्र जारी करेंगे और यही जो कब्जा देने के लिए भी या किराएदारी के प्रारंभ के लिए भी जो प्रमाण पत्र जारी करते हैं वह भी किराया अधिकरण ही जारी करता है। अगला प्रश्न है, सीमित कालावधि की किराएदारी पर दिए जाने की अनुज्ञा कितनी बार दी जाएगी? तो कितनी बार जो है ये इसको दी जाएगी? तो 3 बार, अधिकतम इससे ज्यादा नहीं। तो सीमित कालावधि की जो किराएदारी है आप जानते हैं कि एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी जाती है और इसको 3 बार तक के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो प्रावधान है धारा 8 के अंतर्गत ही दिया गया है, 8 का जो तीसरा खंड है इसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किराया अधिकरण के समक्ष निष्पादन की अर्जी प्रमाण पत्र के निष्पादनीय होने की तारीख से कितने माह के भीतर दाखिल नहीं किए जाने पर कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यपगत हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है धारा 8 खंड 3 का परंतु देखेंगे तो इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इस धारा में जारी कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यपगत हो जाएगा अर्थात वह निरर्थक हो जाएगा अगर अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन के लिए अर्जी ऐसे प्रमाण पत्र के निष्पादनी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर दाखिल नहीं की जाती है, तो वह अपने आप वह क्या होगा? व्यपगत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किराएदारों के बेदखली के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो किराएदारों की बेदखली के संदर्भ में प्रावधान जो है यह धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ पर यह धारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बेदखली जो है किस आधार पर होगी, कितने महीने से पहले सूचना दिया जाएगा, अधिकतम कितने समय न्यूनतम कितने समय के पहले जो है किसी किराएदार को बेदखल नहीं किया जा सकता है, कौन कौन से ग्राउंड हैं जिन पर किराएदार को बेदखल किया जाता है। तो धारा 9 के अंतर्गत काफी लंबा प्रावधान है, तो आगे हम प्रश्नों के माध्यम से इसको कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, किराएदार कितने माह का किराया न देने पर बेदखल किया जा सकता है? तो आप देखें धारा 9 के अंतर्गत किराएदारों की बेदखली के बारे में प्रावधान किया गया है। तो किराएदार को कब बेदखल किया जा सकता है? तो अगर पहली खंड तो यही है कि अगर उसने लगातार 4 महीने तक का किराया उसका बकाया है, तो किराया न देने पर, तो अगर वह 4 महीने तक का किराया नहीं दिया है तब इस आधार पर उसको किराएदारी से बेदखल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराया नियोजित किया हुआ तभी माना जाएगा? तो कब जो है कोई किराया नियोजित किया हुआ या दे दिया गया समझा जाएगा? तो यह तब नियोजित समझा जाएगा जबकि वह भूस्वामी को समुचित रूप से संबोधित करते हुए धनादेश के जरिए विप्रेषित कर दिया गया है या उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या जैसे भी उसको भेज दिया गया है। दूसरा है, किराया प्राधिकारी को अगर वह जमा कर दिया गया है तब भी ये समझ लिया जाएगा कि किराया क्या किया गया, दे दिया गया है। और व्यक्तिगत संदाय करके भी उसको दिया जा सकता है। तो ये इन सभी आधारों में अगर किराया दिया गया है तो समझा जाएगा किराएदार ने मकान मालिक को जो किराया है वह दे दिया है।
अगला प्रश्न है, किराएदार नोटिस की तामील के कितने समय के भीतर किराया की रकम का संदाय नहीं किए जाने पर बेदखल किया जा सकता है। तो एक किराएदार है और उसको किराया उसने नहीं दिया है 4 महीने से, उसको इस बात की नोटिस दी गई और नोटिस पाने की तारीख से 30 दिन के भीतर भी अगर उसने किराया नहीं दिया तो भी उसको क्या होगा, बेदखल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किराएदार की बेदखली के लिए कोई अर्जी तब तक फाइल नहीं की जाएगी, तो कब तक जो है कोई किराएदारी की बेदखली के लिए कोई भी अर्जी फाइल नहीं की जा सकती है। तो पहला है कि जब तक कि भूस्वामी ने किराए की बकाया की मांग हेतु किराएदारों को रसीदा रजिस्ट्री डाक के द्वारा नोटिस न दे दिया हो, अर्थात पंजीकृत डाक के द्वारा उसको नोटिस दे दिया कि आपका जो किराया है वो बकाया है, उसको आप जमा कर दीजिए, और उसके बावजूद वह जमा नहीं करता है और नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर किराया की बकाया का संदाय नहीं किया गया। एक तो आपने नोटिस भेज दिया और नोटिस की तामील भी हो गई और तामील होने की तारीख से 30 दिन के भीतर तक किराया संदाय नहीं किया गया, तब ऐसी स्थिति में इस आधार पर कि उसने किराया नहीं दिया है, तो इस आधार पर उसको बेदखल करने के लिए अर्जी जो है वह दाखिल की जा सकती है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन आधारों पर बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। तो पहला है कि किराएदार ने परिसर को जानबूझ करके सारवान नुकसान पहुंचाया है या कारित करने के लिए अनुज्ञात किया है। दूसरा है, यह सही है, तो इस आधार पर बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। दूसरा है कि किराएदार ने भूस्वामी को लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई निर्माण करा दिया है जिससे परिसर में सारवान रूप से परिवर्तन हो गया है या उसका मूल्य कम होने की संभावना है, तब भी उसको यहाँ पर बेदखल किया जा सकता है। तीसरा है कि किराएदार ने ऐसा कोई न्यूसेंस पैदा किया है जो उस प्रयोजनों के लिए असंगत है जिसके लिए उसको परिसर किराए पर दिया गया था। मान लीजिए उसको रहने के लिए दिया गया था घर, कोई रूम, और उस रूम में वह ले जाकर के चक्की बैठा देता है गेहूं पीसने वाली, और वहां पर उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा आवाज आती है, न्यूसेंस पैदा होता है, तो इस आधार पर भी वह उसको बेदखल करा सकता है। ये सभी जो आधार हैं किराएदार को बेदखल करने के आधार हैं। अगला प्रश्न है, किराएदारों की बेदखली के संबंध में कौन सा आधार जो है सही है या सत्य है। तो कौन सा आधार सत्य है, तो पहला है कि किराएदार ने अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त उपयुक्त परिसर बना लिया है। मान लीजिए वह जयपुर में एक कमरा लिया किराए पर या मकान लेता है किराए पर, और कुछ समय बाद वह जयपुर में ही एक अपना खुद का घर खरीद लेता है, मकान बना लेता है, तो इस आधार पर उस किराएदार को अब बेदखल किया जा सकता है मकान मालिक के द्वारा। तो सही है। दूसरा है कि परिसर भूस्वामी के उपयोग या अधिभोग के लिए उपयुक्त रूप से और सद्भाविक रूप से अपेक्षित है, अर्थात जो मकान मालिक हैं अब उनको ही अपने घर का, अपने उस कमरे का आवश्यकता है, तो भी इस आधार पर वह बेदखली करा सकते हैं। और तीसरा है कि परिसर जो है वह मानव निवास के लिए असुरक्षित हो गया है, इतना अधिक जर्जर हो गया है कि अब उसमें कोई मानव अगर रहता है तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। तो इन आधारों पर भी जो मकान मालिक है उसको बेदखल करा सकता है। अगला प्रश्न है कि जहां परिसर की बेदखली भूस्वामी के या उसके कुटुंब के उपयोग या उपभोग के लिए चाही गई है, वहां परिसर को कितनी कालावधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने से प्रतिसिद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि एक भूस्वामी है, वह कह रहा है किराएदार से कि आप हमारा जो घर है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको अपना जो मकान है, हमारे परिवार अब बढ़ गया है और अपने परिवार के उपयोग के लिए ही हमको यह इस कमरे की आवश्यकता है, इसलिए आप इस आधार पर हमारा जो घर है उसको छोड़ दीजिए, किराएदारी छोड़ दीजिए। तो अगर उसने इस प्रकार से बेदखल करा दिया और उसके कुटुंब के उपयोग और उपभोग के लिए चाही गई है, वहां परिसर को कितनी कालावधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देने से प्रसिद्ध। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो मकान मालिक है वह किराएदार से कहता है कि हमारा मकान छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको अपने परिवार के लिए आवश्यकता है। इस आधार पर उसने आवश्यकता के आधार पर खाली करा लिया है। जब इस प्रकार से वह खाली करा लेता है, तो इस आधार पर जब खाली कराता है तो उसके 3 साल के भीतर वह किसी भी व्यक्ति को उस मकान को, उस कमरे को किराए पर नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने का भूस्वामी का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो यहां तक आपने देखा कि किस आधार पर बेदखली कराई जाएगी। अब बेदखली करा दी गई है, अब लेकिन कुछ मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने, अर्थात तत्काल कब्जा प्राप्त करने की बात की जा रही है।
तो तत्काल वह जो मकान मालिक है वह कब्जा प्राप्त कर सकता है धारा 10 के तहत। तो वह कौन कौन सी कंडीशन है, क्योंकि आपने धारा 9 के अंतर्गत देखा कि जब वह बेदखली कराएगा तो बेदखली के अंतर्गत फिर वह नोटिस देगा, वहां पर कई शर्तें हैं उनको पूरा होना आवश्यक है। लेकिन मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां की हमको अपने कमरे की, अपने घर की तुरंत आवश्यकता है, तो वहां पर हम कैसे बेदखली कराएंगे, तो यह धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। आगे देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से इसे। तो संघ के किसी सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल का सदस्य अपनी सेवोन्मुक्ति निर्मुक्ति की तारीख से कितने वर्ष पूर्व या पश्चात अर्जी फाइल किए जाने पर तुरंत कब्जे की प्राप्ति का हकदार होगा। तो यहाँ पर देखिए तुरंत कौन कौन से व्यक्ति हैं जो परिसर को कब्जे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई केंद्रीय या राज्य सरकार का कर्मचारी है और वह रिटायर हो गया है, वरिष्ठ नागरिक हो गया है, या सशस्त्र बल का कोई सदस्य है जो कि रिटायर हो गया है या निर्मुक्त हो गया है, तो वहां पर वह जो है अपने घर को कब्जे तत्काल जो है कब्जा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि संघ का कोई सशस्त्र बल है और या अर्धसैनिक बल का कोई सदस्य है अपनी सेवानिवृत्ति अथवा रिटायरमेंट निर्मुक्ति की तारीख से कितने वर्ष पूर्व या पश्चात अर्जी फाइल किए जाने पर तुरंत कब्जे की प्राप्ति का हकदार होगा, तो 1 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिक परिसर को किराए पर देने की तारीख से कितने वर्ष के अवसान पर बेदखली के लिए अर्जी फाइल कर सकेगा। तो यह जो है 3 वर्ष, अर्थात वरिष्ठ नागरिक है, परिसर को किराए पर जिस तारीख को दिया है उसकी तारीख से 3 साल के भीतर या 3 साल बीत जाने पर बेदखली के लिए उसको अर्जी फाइल कर सकता है। अगला प्रश्न है कोई भूस्वामी किराया अधिकरण से किन आधारों पर तुरंत कब्जा प्राप्त करने का हकदार होगा। तो कोई भूस्वामी है वह किस आधार पर जो है अधिकरण से तुरंत कब्जा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है उसे। पहला है कि सशस्त्र बल के या अर्धसैनिक बल के सदस्य भूस्वामी के नियोजन के दरमियान मृत्यु पर या उसका कोई आश्रित विधिक प्रतिनिधि किराया अधिकरण में कब्जा की अर्जी फाइल करने पर। तो इसका क्या तात्पर्य है कि सेना का कोई सदस्य है या अर्धसेना का कोई सदस्य है और वह जो है भूस्वामी है और वह नौकरी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसके जो आश्रित हैं, आश्रित विधिक प्रतिनिधि जो हैं, वह किराया अधिकरण के समक्ष इस प्रकार की अर्जी दाखिल कर सकते हैं कि हमारे पिताजी की इस प्रकार से मृत्यु हो गई है और अब हम लोग को तत्काल अपने घर की आवश्यकता है। तो इस आधार पर जो है यहाँ पर घर को तुरंत खाली कराया जा सकता है। दूसरा है कि भूस्वामी भूतल पर अपने परिसर को किराए पर देने के पश्चात किसी समय ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त हो गया है जिसके कारण वह सीढ़ियों का प्रयोग करने में असमर्थ हो गया है। मान लीजिए 2 मंजिला 3 मंजिला कोई मकान है और उस मकान में जो मकान मालिक है वह ऊपर रहते हैं और किराएदार नीचे रहता है, और मकान मालिक जो है उसको इस प्रकार से पैर में चोट आ जाती है, पैर टूट जाता है या गंभीर बीमार हो जाता है कि वह सीढ़ी का प्रयोग करके अब छत पर नहीं जा सकता है और नीचे का मकान अब उसको रहने के लिए आवश्यकता है, तो वह तत्काल उसको खाली कराने के लिए इस आधार पर जो है आवेदन कर सकता है। और तीसरा है इसमें कि भूस्वामी वरिष्ठ नागरिक हो गया है तथा परिसर को किराए पर देने की तारीख से 3 वर्ष का बीत गया है और इसके बाद जो है उसने अर्जी फाइल किया है, तो इन सभी आधारों पर क्या करेगा कि जो भूस्वामी है वह किराया अधिकरण से यह आदेश पारित कराता है या उसको आवेदन करता है कि आप हमारे घर को तुरंत खाली करने का आदेश प्रदान करें जिससे हमें कब्जा मिल सके। अगला प्रश्न है यदि किराएदार भूस्वामी के अधिभोग में के किसी ऊपरी मंजिल के परिसर के बदले में भूतल का परिसर खाली करने के लिए तैयार हो जाता है, तो किराया अधिकरण भूस्वामी के पक्ष में केवल इस शर्त पर तुरंत कब्जे का आदेश किस शर्त पर पारित करेगा, तो किस शर्त पर पारित करेगा। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई मकान है वह 2 मंजिला है और ऊपर का मंजिला खाली है, नीचे जो है जो किराएदार रहता है, मकान मालिक कहते हैं कि साहब हमको तुरंत हमारे अपने घर की आवश्यकता है और इसको खाली करने का आदेश दिया जाए, और जो किराएदार है वह कहता है कि इनका ऊपर का जो मंजिला है वह खाली है और हमको ऊपर वाले मंजिले में शिफ्ट होने का अवसर दीजिए और हम नीचे का जो रूम है उसको खाली कर देंगे। तो यहाँ पर जो है विकल्प देखेंगे कि भूस्वामी ऊपरी मंजिल के अधिभोग में के परिसर का आनुपातिक रूप से बराबर भाग किराएदार को ऐसे निर्बंधनों व नोटिस पर जो किराया अधिकरण के द्वारा नियत किया जाए उसको उपलब्ध कराएगा। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है और यही जो है धारा 10 खंड 3 के अंतर्गत यह ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है
तुरंत कब्जा प्राप्त करने का हकदार भूस्वामी कितने वर्ष के कालावधि के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को उस परिसर को किराए पर देने से प्रतिसिद्ध होगा। अर्थात एक व्यक्ति है, वह कब्जे को तुरंत चाहता है कि हमारा घर तुरंत खाली करा दिया जाए, और उसने तुरंत खाली करा भी लिया। अब जब उसने तुरंत खाली कराया है तो उस खाली कराने की तारीख से 3 साल तक वह उसको क्या करेगा, फिर से किराएदारी पर नहीं उठाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो पहला है कि भूस्वामी से निवासी परिसर का स्वामी अभिप्रेत है। तो यह बात सही है, और इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 10 खंड 4 के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण दिया गया है, इसी में दिया गया है। धारा 10 खंड 4 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत कि भूस्वामी से निवासी परिसर का भूस्वामी अभिप्रेत है। दूसरा है कि परिसर या उसका भाग किराएदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अनन्य कब्जे में है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि किराएदार ने संपूर्ण परिसर या उसके भाग को उप किराए पर दे दिया है। तो यह बात भी सही है, और धारा 9 के खंड अंगा का स्पष्टीकरण देखेंगे तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि अगर यह सिद्ध हो जाता है कि संपूर्ण परिसर या उसका भाग किराएदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अनन्य कब्जे में है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि किराएदार ने संपूर्ण परिसर या उसके भाग को उप किराए पर दे दिया है। तो एक परिसर जो है या एक कमरा है, मकान है, उसको किराएदार को दिया गया किराए पर, और उसने किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में उसको दे दिया, तो यह समझा जाएगा कि उसने उप किराए पर दे दिया है। तीसरा है कि कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र व्यपगत हो जाएगा, अर्थात वह समाप्त हो जाएगा उसका प्रभाव, यदि अधिकरण के समक्ष उसके निष्पादन के लिए अर्जी ऐसे प्रमाण पत्र के निष्पादनी होने की तारीख से 6 माह के भीतर दाखिल नहीं की जाती है। तो यह कथन भी सही है, यहाँ पर जो सभी बातें हैं वो सही सत्य हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। तो पहला विकल्प इसमें है कि भूस्वामी किराएदार को उसी नगर पालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम किराए में के करार या पंजीकृत डाक के द्वारा उसे प्रेषित नोटिस के माध्यम से बताएगा। तो जब किराएदार और भूस्वामी के बीच में किराएदारी शुरू होती है, तो जो भूस्वामी है, मकान मालिक है, वह उस अपने किराएदार को उस अपना बैंक खाता और बैंक का नाम बताएगा। लेकिन बैंक कौन सी होनी चाहिए, जो कि उसी नगर पालिका क्षेत्र में है होनी चाहिए जहां पर की मकान स्थित है। अब ऐसा अकाउंट नंबर चाहे वह डायरेक्ट बता दे या उसको पंजीकृत डाक के द्वारा भेज करके बता दे, यह बात सही है। दूसरा है कि किराए पर दिए गए परिसर में सुख सुविधाओं के लिए देय प्रभार सम्मिलित होंगे। तो जो सुख सुविधाएं अलग से दी जाएंगी, जैसे मकान तो दिया ही गया, उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एसी अलग से उसे दे रहा है, बेड दे रहा है, तो वह उसी में नहीं शामिल होगा, बल्कि उसके लिए अलग से जो है प्रभार देने होंगे, अलग से उसका किराया देना होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही सही नहीं है, गलत है। तीसरा है, किराया परिसर के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उतना ही होगा जितना भूस्वामी और किराएदार के बीच में आपस में जो किराया है वह तय किया जाता है। तो यहाँ पर सभी ये भी सही है। अगला प्रश्न है, जहां भूस्वामी ने एक से अधिक परिसर किराए पर दे रखे हों, वहां पर कौन सा कथन सही है। अगर भूस्वामी ने एक से अधिक परिसर किराए पर दे रखे हों, तो वहां पर अर्जी भूस्वामी के द्वारा चुने जाने वाले किराए पर दिए गए परिसर के संबंध में ही चलने योग्य होगी। तो यह बात सही है। दूसरा है कि अर्जी तब ही चलने योग्य होगी जबकि अर्जीदार उसी नगर पालिका क्षेत्र में के अपने स्वयं के परिसर में निवास कर रहा हो। तो यह बात सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो है सही है, जबकि दूसरा विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन चुनिए। तो इसमें पहला विकल्प है कि पुनरीक्षित किराया भूस्वामी और किराएदार के बीच तय हुई तारीख से संदेह होगा, यह बात सही है, धारा 6 के अंतर्गत प्रावधान है। दूसरा है कि किराया अधिकरण में कोई अर्जी फाइल की गई है, वहां अर्जी फाइल किए जाने की तारीख पुनरीक्षित किराया संदेह होगा, यह भी बात सही है। तीसरा है कि किराया अधिकरण सीमित कालावधि की किराएदारी वाली परिसर की कब्जा की जो अनुमति है वह 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो सभी कथन है वह सही है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने 50 प्रश्नों को देखा है, हल किया है। इसके आगे के वीडियो में हम बाकी भी प्रश्न जो है उसको देखेंगे और
आप चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको ज्वाइन भी कीजिए ताकि और भी बेहतर जो वीडियो हैं हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।